माई सेल्फ डॉक्टर जूही। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सिडरेशन यानी प्रतिफल के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट। तो अब हम बता रहे हैं कॉन्सिडरेशन यानी प्रतिफल। कॉन्सिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कॉन्सिडरेशन होना ज़रूरी है। जब कभी भी कॉन्सिडरेशन कम होता है तो हमारे माइंड में क्या आने लगता है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं होगी जब भी कॉन्सिडरेशन नहीं है। तो बिना कॉन्सिडरेशन के कोई भी जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। एनफोर्सिंग एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट requires it to have an element of consideration included in it. In simple words, it is nothing but a price that the promisee agree to pay to the promiser. Now, this price can be paid as a benefit to the promiser and or a loss or determinate to the promisee. In this article, we look at this dual aspect of consideration in detail. जब भी कोई दो पक्षकार यानी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस यानी वचन या कोई कार्यों का एक्सचेंज करते हैं यानी आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रॉमिस या जो परफॉर्मेंसेस हैं ये एक दूसरे की पार्टीज के लिए क्या होते हैं, कॉन्सिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रत्येक पक्षकार के लिए कॉन्सिडरेशन वो प्रॉमिस या परफॉर्मेंस है जो दूसरी पार्टी से अपने प्रॉमिस और परफॉर्मेंस के बदले में प्राप्त करता है। कह सकते हैं कुछ के बदले कुछ यानी समथिंग इन रिटर्न, और या ये कह सकते हैं क्विड प्रो क्यू। प्रत्येक पक्षकार यानी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ देकर उसके बदले कुछ प्राप्त करता है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्सिडरेशन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिडरेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी of the Indian Contract Act 1872, consideration is defined as follows: when, at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called a consideration for the promisee. जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ प्राप्त करते हैं। ये चाहे आप वचन या कार्य दे रहे हैं या बदले में आप वचन या कार्य प्राप्त कर रहे हैं, तो जो आप दे रहे हैं वो अदर पार्टी के लिए कॉन्सिडरेशन हो गया, और जो आप सामने वाली पार्टी से ले रहे हैं वचन या कह सकते हैं परफॉर्मेंस, वो आपका कॉन्सिडरेशन हो गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 का क्लॉज डी में कॉन्सिडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा विरत रहा है अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है अथवा कुछ कार्य करने या न करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या उस कार्य से विरति अथवा उसका वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेट्स ब्रेक इट्स डाउन। हम इसे एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसमें क्या 5 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं। कॉन्सिडरेशन क्या है, कोई कार्य करना अथवा करने से विरत रहना यानी एब्सटेन्ड होना। डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग यानी करना या करने से विरत रहना या नहीं करना, अथवा कार्य करने या विरत रहने का वचन देना।
या तो आप सामने वाले के लिए कोई काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, या काम करने या नहीं करने का प्रॉमिस दे रहे हो। सेकंड पॉइंट, वो काम या काम नहीं करना वचनदाता यानी प्रॉमिसर की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। थर्ड, वो काम या विरति यानी जो एब्सटेन है प्रॉमिसी या उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। फोर्थ, वो काम और वो जो विरति यानी एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग है भूतकाल यानी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कार्य या विरति या जो वचन है प्रॉमिसर के प्रॉमिस का कंसीडरेशन होता है। इसे हम यूं ब्रीफ में कह सकते हैं कि जो प्रॉमिसर का जो प्रॉमिस के बदले और दूसरा प्रॉमिसर की इच्छा के अनुरूप प्रॉमिसी द्वारा कोई काम किया जाता है या नहीं किया जाता है, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, तो वह वचनदाता के वचन का कंसीडरेशन होता है, चाहे वह उस कार्य या वचन का संबंध भूत, वर्तमान अथवा भविष्य के किसी भी काल से ही क्यों ना हो। एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर यानी वचनदाता की इच्छा पर, इफ द प्रॉमिसी अगर वचन ग्रहीता डज समथिंग कोई काम करता है इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और abstains from doing something in the past, present और future। इसका एग्जाम्पल एक है डूइंग समथिंग यानी कोई कार्य करना वचनदाता की इच्छा पर। पीटर एंड जॉन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पीटर promises to deliver 15 curtains to John in 1 month time. Also John promises to pay Peter an amount of rupees 3000 on delivery. In this contract, John's promise to pay rupees 3000 on delivery is the consideration for Peter's promise. Also Peter's promise of delivering 15 curtains is the consideration of John's promise to pay. इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ए है अपनी कार बी को 1 लाख रुपए में बेच रहा है, जिसके अंतर्गत ए को अपनी कार तुरंत उसे देनी है और बी को 1 लाख रुपए का जो भुगतान करना है, पे करना है, वो 1 महीने के बाद करना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ए ने अपना कार्य यानी कार देना, कार की सुपुर्दगी के बदले बी से 1 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रॉमिस प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ जो ए है उसका कॉन्सिडरेशन क्या हुआ, 1 लाख रुपए का प्रॉमिस, और बी का कॉन्सिडरेशन हुआ वो कार। नॉट डूइंग समथिंग, इसमें कोई कार्य करना या करने से विरत रहना यानी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दोनों ही कॉन्सिडरेशन हो सकता है। जैसे Peter has taken a loan from his friend John. However, he has not repaid the loan yet. John promises not to file a suit against Peter if he promises to repay the loan within a week. In this case, abstinence on the part of John is due to the consideration of Peter's promise of repayment of the loan. पीटर ने लोन लिया है अपने फ्रेंड जॉन से, लेकिन उसने लोन नहीं चुकाया, तो जॉन पीटर को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं करूँगा अगर तुम मुझे 1 वीक में वो लोन चुका दो। तो यहाँ पे केस फाइल नहीं करूँगा, तो एब्सटेन हो रहा है, देने का प्रॉमिस दे रहा है। ये पीटर के लिए एक कंसिडरेशन हो गया और जॉन के लिए कंसिडरेशन हो गया कि वो विद इन अ वीक पीटर जॉन को लोन चुका दे। तो इसे कह सकते हैं फॉरबियरेंस टू स्यू, वाद प्रस्तुत नहीं करने एक लीगल कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है।
कंसीडरेशन, इसके कुछ मेन एलिमेंट्स हैं। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो कि प्रतिफल होता है वचनदाता की इच्छा पर ही होना चाहिए। कंसीडरेशन कैन बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और अ थर्ड पार्टी only at the request or desire of the promiser. If an action is initiated at the desire of the third party, it is not a consideration. हमेशा वचनदाता की इच्छा पर ही होना चाहिए। प्रतिफल का एक कंसिडरेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो कंसिडरेशन है में जो किया गया जो काम है या कार्य से विरति है वो प्रोमिसर की इच्छा पर होना चाहिए। यदि अगर प्रोमिसी अपनी इच्छा से या किसी थर्ड पार्टी की इच्छा से कोई काम करता है तो वो प्रोमिसर की कंसिडरेशन की इच्छा का कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे आकाश एक व्यक्ति है, एक इंस्टीट्यूशन में हिंदी पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुआ है, लेकिन वो अपनी इच्छा से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देता है, तो यहाँ जो आकाश है सैलरी पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन यानी वचनदाता की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं है। Consideration may move from the promisee to any other person. If you look at the definition of consideration, according to section 2 clause D of the Indian Contract Act 1872, it explicitly states the phrase promisee or any other person, यानी वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। अगर प्रोमिसी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कंसिडरेशन दिया है तो वह कंसिडरेशन अगर प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार है तो वह कंसिडरेशन लीगल माना जाएगा। ये एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। This essentially means that in India consideration may move from the promisee to any other person, यानी वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। डेफिनेशन से ये साफ दिख रहा है। However, it is important to note that there can be a stranger to consideration, but not a stranger to the contract. ये हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर हो कंसिडरेशन से, लेकिन वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर अजनबी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रतिफल का अजनबी व्यक्ति हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का अजनबी व्यक्ति नहीं। मतलब ऐसा व्यक्ति कंसिडरेशन नहीं दे सकता जिसे कॉन्ट्रैक्ट की ही जानकारी नहीं है, उसे कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए। थर्ड है इट कैन बी इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसिडरेशन है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तीनों तरह के कंसिडरेशन को वैलिड माना गया है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? सिंस कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस, it is normally given to induce the promise. However, it can be given before the promise is made by the promiser. This is past consideration. It is important to note that past consideration is not considered for a new promise since it is not being given in lieu of the promise. According to Indian law, past consideration is good consideration if it was given at the desire of the promise. Past consideration इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड माना जाता है अगर वो प्रोमिसर की डिज़ायर पर दिया जा रहा है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ए बी को एक खोया हुआ स्कूटर ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। बी उसे ढूंढ कर ला देता है और ए को सौंप देता है। जब
स्कूटर आ गया है, उसके बाद ए 500 रुपये का इनाम देने का प्रॉमिस बी को देता है, तो ये क्या हो गया, बी के लिए बी के कार्य का एक पास्ट कंसिडरेशन। भूतकालीन प्रतिफल में प्रतिफल पहले दिया जाता है, यानी कंसिडरेशन पहले दे दिया, और उसके बदले जो प्रॉमिस है वो बाद में प्राप्त होता है। किंतु ध्यान रहे कि किसी व्यक्ति द्वारा भूतकाल में स्वेच्छा से की गई सेवाएं भूतकालीन से प्रतिफल नहीं होगा। स्वेच्छा से, अगर इच्छा से किया जा रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। अगर प्रॉमिसर की इच्छा पर किया जा रहा है तो ही वैलिड कंसिडरेशन, पास्ट वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। present consideration, if the promise and consideration take place simultaneously, then it is present or executed consideration. An example is Peter goes to a shop, buy a bag of chips and pays for the same on spot. जब कोई consideration तुरंत, वचन तुरंत दिया जा रहा है, कार्य तुरंत हो रहा है, तो वो प्रेजेंट माना जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्रतिफल या वचन साथ साथ दिया जाता है, तो वह वर्तमान या निष्पादित प्रतिफल है। इसमें जिस वचन के लिए प्रतिफल दिया जा रहा है उस वचन का निष्पादन उसी समय कर दिया जाता है। जैसे ए बंता को एक टीवी सेट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यदि वह उसे नकद भुगतान कर दे, नकद भुगतान और भुगतान के बदले टीवी देने का वचन वर्तमान है। ये कह सकते हैं हम एक शॉप पे जा रहे हैं, शॉप से एक चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, उसके बदले में तुरंत हम पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस मूव्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, it is a future or executor. It is also valid if it depends on the condition. Future consideration भी valid consideration होता है। जैसे कह सकते हैं कि A B को 1 जनवरी को टीवी सेट देने का वचन देता है, B उसके 10 दिन बाद भुगतान करने का वचन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर consideration. When the consideration for a promise moves after the contract is formed, it is a future or executor. It is also valid if it depends on the condition. It must have value in the eyes of the law. एक important कि consideration वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन का लॉ की दृष्टि में कुछ मूल्य होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। ये अनसर्टेन, इम्पॉसिबल या एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, ये वास्तविक होना चाहिए और मूल्यवान होना चाहिए। While the law allows the parties to decide an adequate consideration for them, it must be real and have value in the eyes of law. While the court will not consider inadequacy, it will look at it to determine if the consent was given by the party with free will or not. It should be over and above the promisor existing obligation. If the promisor is already obligated either by his promise or law to perform or abstain from a certain act, then it is not a good consideration for a promise. It cannot be unlawful. ये consideration कभी भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अ कंसिडरेशन दैट इज अगेंस्ट द लॉ, अगर लॉ के अगेंस्ट है कंसिडरेशन और पब्लिक पॉलिसीज, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन is an integral part of the contract.
This rule of consideration states that it is essential to have consideration for a contract, but there are some specific exceptions to the no consideration no contract rule. जो rule है no consideration no contract, यानी सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25, a contract without consideration is void. बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है. प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है. सामंट एंड विनफील्ड के अनुसार कंसिडरेशन के अभाव में दिया गया जो भी प्रॉमिस होता है वो एक तरीके से गिफ्ट होता है, जबकि कंसिडरेशन वाला जो प्रॉमिस होता है वो एक सौदा होता है, बार्गेन होता है. लेकिन इसके भी कोई एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 25 में बताए गए हैं. कैन यू मेक अ लीगल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? क्या आप एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के कर सकते हैं? नो, एज पर सेक्शन 10 के अनुसार नहीं कर सकते. एंड सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, consideration is essential in a valid contract. In a simple word, no consideration no contract. Hence you can enforce a contract only if there is a consideration. आप contract तभी कर पाते हो जब consideration हो. While considerations are integral to a contract, the Indian Contract Act 1872 has listed some exceptions whereby an agreement made without consideration will not be void. बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं. इसके अपवाद हैं जहां कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा. तो इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक्सेप्शंस टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जो रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शंस सेक्शन 25 में लिस्टेड किया गया है. फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, स्वाभाविक प्यार और स्नेह के अंतर्गत किया गया कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 25 क्लॉज 1, इफ एन एग्रीमेंट इज इन रिटिंग and registered between two parties in close relation like blood relatives or spouse based on natural love and affection, then such an agreement is enforceable even without consideration. बिना consideration के कोई भी contract नहीं है, लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे लोगों के बीच में किया जा रहा है जो कि क्लोज रिलेशन में हैं और स्वाभाविक नेचुरल लव और अफेक्शन में और किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिटन में है, रजिस्टर्ड है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. जब कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं निकट संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्यार और स्नेह के कारण हो रहा है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिटन लिखित और रजिस्टर्ड है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिना प्रतिफल के भी वैध होता है. तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें क्या हुई कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए, दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच होना चाहिए, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्राकृतिक प्यार, स्वाभाविक प्यार और स्नेह के अंतर्गत होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल, पीटर एंड जॉन आर ब्रदर्स. In his will, their father nominates Peter as the sole owner of his entire property after his death. John filed a case against Peter to claim his right to the property, but loses the case. Peter and John come to a mutual decision whether Peter agrees to give half of the property to his brother and registered a document regarding the same. This is a natural love and affection. यहाँ पे भाइयों का प्यार की वजह से उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और रिटन में और रजिस्टर्ड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा.
promises to pay a time beared debt, काल बाधित ऋण भुगतान करने का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पेमेंट ऑफ टाइम बेयर्ड डेब्ट्स, जैसे कि कोई भी ऋणदाता अपने ऋणों से यानी टाइम बेयर्ड डेब्ट्स वसूल करने का कोई भी लीगल राइट नहीं रखता है। सेक्शन 25 का क्लॉज 3 में बताया गया है। लेकिन अगर इफ अ पर्सन मेक अ प्रॉमिस इन रिटन राइटिंग साइंड by him or his authorized agents with about paying a time beared debt, then it is valid despite there being no consideration. The promise can be made to pay the debt wholly or in the part. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि ए बी से 1 जनवरी 2009 को 5000 रुपीज़ उधार लेता है, किंतु उसने अभी तक उस अमाउंट को नहीं चुकाया है। ए जानता है कि अब वो जो अमाउंट है टाइम बेयर्ड हो गया है, किंतु लेकिन वो बाद में अपनी इच्छा से बी को 1 जनवरी 2012 को उस अमाउंट के लिए एक नया प्रॉमिसरी नोट लिख देता है और साइन भी कर देता है। अब जो बी है ए के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है उस राशि को प्राप्त करने के लिए। तो अगर वह समय पर भुगतान नहीं करता है तो ये क्या कहलाएगा, टाइम बेयर डेब्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और केस उसके अगेंस्ट जा सकता है। क्रिएशन ऑफ एनी एजेंसी according to section 185 of the Indian Contract Act, no consideration is necessary to create an agency. Next, gift यानी भेंट, जो वास्तव में दी गई है, actually made. The rule of no consideration, no contract does not apply to gift. गिफ्ट पे लागू नहीं होती है। Explanation 1 to section 25 of the Indian Contract Act states that the rule of an agreement without consideration being void does not apply to gifts made by a donor or accepted by a donee. भेंट जो वास्तव में दी गई है पर प्रतिफल के अभाव का उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः एक बार भेंट दी गई संपत्ति को इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता कि उसके लिए कोई मूल्यवान प्रतिफल नहीं था। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।